ये तीसरी बार था जब इश्क मैरी के साउदर्न हिस्से में गया था, क्योंकि उसे लग रहा था वहाँ अभी भी पियटी के कुछ निशान छुपे हुए थे। लेकिन एग्जीबिशन के दौरान जियोलॉजिस्ट को एक रेडलेस स्नेक ने काट लिया। उसने अपने हाथ में कट लगाकर जहर निकालने की कोशिश की। जब ईश मदद बुलाने के लिए अपना फोन लेने जा रहा था, उसका फोन एक गड्ढे में जा गिरा और वो जंगल में दौड़ता हुआ अपने कैबिन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा ताकि वहां से हॉस्पिटल को कॉल करके मदद बुला सके। पर जब वो कैबिन पहुंचा तब तक उसे बीमार फील होने लगा। वो बेहोश हो गया। फिर उसका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ घंटों में ईश ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेला और उसको तेज बुखार हो गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने हाथ को देखा। उसने देखा कि पूरा हाथ सूजा हुआ था, पर उठकर वो अभी भी मदद नहीं मांग पा रहा था। उस रात ईश ने देखा कि दो आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि झोपड़ी में रहने वाला बीमार है तो वो लोग वहाँ से बिना मदद किए ही चले गए। अगले कुछ दिन ईश जिंदगी और मौत के बीच बिस्तर पर पड़ा रहा, पर जब वो अंत में उठ पाया उसने देखा कि उसका हाथ का घाव लगभग ठीक हो चुका था। थोड़ा पानी पीकर जियोलॉजिस्ट वापस सो गया और अगली सुबह वो उठा तब उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। पर कैसे? खुद को साफ करने के बाद वो अपनी कार के पास गया और देखा कि वो धूल से पूरी तरह ढकी हुई थी, जैसे काफी दिनों से खड़ी हो। जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचा, ईश ने देखा कि पूरा शहर सोना पड़ा था। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि रास्ते के बीचों बीच इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। सड़क पर चलते हुए उसने मिलिट्री व्हीकल्स, कार्स, उनके अंदर पड़ी हुई लाशें देखी। एक साइन पर उसने पढ़ा कि किसी हाईली कॉन्टेजियस पैथोजन की वजह से पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैल गया है और यूएस गवर्नमेंट ने शेल्टर्स बंद कर दिए हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद इसको समझ आया कि जब वो बीमार था तब क्या हुआ था। उसके बाद वो सीधा अपने माँ बाप के घर गया। वहाँ पहुंचकर ईश ने देखा कि कुछ दिन पहले ही पैथोजन ने उसके परिवार को खत्म कर दिया था। जब वो लोग खाना खाते वक्त सरप्राइज अटैक में आ गए। जब वो कमरे में गया उसने देखा कि उसकी माँ बाथरूम में मरी पड़ी हुई है। वो बहुत बड़े शौक में चले गया। कुछ देर रोने के बाद उसने गार्डन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर अपनी माँ बाप को दफना दिया और उन्हें अलविदा कहा। उस रात ईश को मौका मिला अपने पुराने कमरे में सोने का। अगले दिन उसने डिसाइड किया कि वो चर्च जाएगा। वहाँ उसे लाशों का ढेर मिला। ये उन्हीं लोगों की लाशें थी जो इस उम्मीद में आए होगी गॉड उनकी मदद करेंगे। उसके बाद ईश फिर सुपरमार्केट गया ताकि कुछ सर्वाइवल का सामान इकट्ठा कर सके और शहर से बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चला कि ब्रिज बंद है। गुस्से में उसे समझ में आया कि अब सिर्फ रोड से ही निकलने का रास्ता बचा है। वो बिना रुके गाड़ी को लगातार चलाते हुए लॉस एंजलिस तक पहुंच गया, जो कि पूरा खाली था। रूफटॉप पर पूल में गर्म पानी में डुबकी लगाने के बाद ईश बार पे गया ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। वहाँ मिल्टन और एन नाम के दो लोगों को अचानक देखकर वो हैरान रह गया। जब मिल्टन को लगा कि ईश को पिछले 3 हफ्तों में क्या हुआ इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है, तो उसने उसे एक वीडियो बताया जिसमें इन्फेक्शन के डिटेल्स थे जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। कुछ दिन पहले मिल्टन और एन इसी होटल में मिले थे और तब से वो दोनों अपना दुख शराब में डुबो रहे थे ताकि अपनों का गम भुला सके। अगली सुबह तीनों सर्वाइवर्स मिलकर मिल्टन के बनाए हुए खाने को खाते हैं और ईश बताता है कि वो दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने बाहर जाना चाहता है। तभी ईश को पता चलता है कि उसके साथियों का तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्लान बना हुआ है सब कुछ खत्म करने का। लग रहा था कि होटल का जनरेटर कुछ हफ्तों तक और चलेगा और तब तक उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बिजली कट गई उनके पास जो सुख सुविधा थी सब खत्म हो जाएगी और वो दोनों इस दुनिया को तुरंत छोड़ पाएंगे बंदूक से। ये सुनकर ईश हैरान हो गया कि वो लोग दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने की बजाय अपनी मौत क्यों चाहते हैं। पर जो कुछ भी उन दोनों ने सहा था उसके बाद दोनों का कहना था कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीने की वजह खत्म हो चुकी है। जब ईश को समझ आया कि दोनों लोग उसी होटल में मरने वाले हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से निकल जाएगा ताकि उनके साथ पागल ना हो जाए और बिना किसी मंजिल के कई किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी तेज भगा देता है और सिर्फ तब ब्रेक लगाता है जब रास्ते के बीच एक कुत्ता खड़ा दिखता है। ईश ने डिसाइड किया कि वो इस जानवर को अपना लेगा और उसने उसका नाम रखा लकी। कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर जियोलॉजिस्ट ने वापस अपने शहर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। रास्ते में एक लाइब्रेरी में रुककर उसने कई तरीके के बुक्स ले ली अपने साथ ताकि वो उन्हें पढ़ सके, ये जाने बिना कि भविष्य क्या लेके आएगा। ईश डिसाइड करता है कि अपने आखिरी दिन
महीना या साल लकी के साथ अपने माँ बाप के घर में ही बिताएगा। वो लकी के साथ एक नई रूटीन बना लेता है। 1 साल तक दोनों का गुजारा हो जाता है और ईश पूरी कोशिश करता है कि वो पागल ना हो या डिप्रेशन में ना जाए। हालांकि ये बात अलग थी कि उसे कभी कभी पागलपन की झलक मिल जाती थी। जब वो यंग था उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज जब उसके पास किसी और से मिलने का ऑप्शन नहीं बचा तो उसे समझ आता है कि अकेलापन कितनी बुरी सजा है। एक दिन हॉरिजॉन की तरफ देखते हुए इश्क देखता है कि एक चिमनी से धुआं निकल रहा है और उसकी सोई उम्मीद दोबारा जाग जाती है। उस दोपहर वो डिसाइड करता है कि वो उस घर तक जाएगा और जाता भी है। वहाँ उसे मिलती है एम्मा। जैसे ही एम्मा उसे देखती है वो डर जाती है और अपनी शॉटगन को पकड़ लेती है ताकि ये अपना बचाव कर सके। लेकिन जब उसे लगता है कि इश्क कोई खतरा नहीं है तो वो उसे अपने घर में अंदर बुला लेती है और बताती है कि वो कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई है। अपने मेहमान के साथ चाय पीते वक्त एम्मा उसे अपनी सैन फ्रांसिस्को तक की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताती है और उससे कहती है कि वो रात उसके घर रुक जाए। अगली सुबह ईश अकेले ही अपना सफर जारी रखने के बजाय ईश एम्मा को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ ही शिफ्ट हो जाए ताकि दोनों एक दूसरे की मदद कर सके और साथ रहकर कंपनी दे सके, जिस पर एम्मा राजी हो जाती है। नए घर में आते ही एम्मा गार्डन में मिट्टी की क्वालिटी चेक करती है कि क्या वो खेती के लायक है। इसी वक्त इस तुरंत भागकर वो रस्सी काट देता है जो उसने छत से लटका रखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीने का कोई मतलब है, क्योंकि अब उसे कोई मिल गया था, एक वजह मिल गई थी जीने की। पेंट्री में देखते हुए एम्मा को पता चलता है कि घर में चूहों का आतंक है। फिर वो और इश पास के सुपरमार्केट जाते हैं ताकि जहर ले सके। जब वो दोनों स्टोर पहुंचते हैं तो वो अलग अलग ट्रॉली लेकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। एम्मा थोड़ा घबरा जाती है जब वो देखती है कि वहाँ एक माँ और बच्चे की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है। इतना कुछ भुगतने के बाद भी एम्मा को इन सब चीजों की आदत नहीं हुई थी, लेकिन वो हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों में ही एम्मा और इश एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो गए, जैसे वो हमेशा से ही साथ रह रहे हो। समय के साथ उन्होंने एक मजबूत भरोसे का रिश्ता बना लिया और अपनी जिंदगी की क्वालिटी काफी बेहतर की। नई फैमिली बनाने की एक्साइटमेंट में ईश सोलर पैनल्स लेने के लिए निकल पड़ा ताकि घर में बिजली का इंतजाम हो सके, लेकिन बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया। खुशकिस्मती से एम्मा उसकी मदद कर रही थी। वो ईश को बताती है कि वो दूसरों के साथ रहना कितना मिस करती है। कुछ दिन बाद ईश ठीक हो गया। एम्मा ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर ईश को सुनते ही टेंशन हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डिलीवरी के वक्त एम्मा की सुरक्षा नहीं कर पाएगा और अपने बच्चे को इज्जत भरी जिंदगी नहीं दे पाएगा। लेकिन एम्मा ने उसे समझाया और कहा कि वो जैसे भी है साथ है और खुश है और आगे आने वाली जिंदगी भी वो अच्छे से ही जिएगा। अगले दिन ईश लाइब्रेरी गया और डिलीवरी से जुड़ी किताबें ढूंढने लगा क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर का कोई सहारा नहीं था। अगले कुछ महीने एम्मा ने अपनी डाइट बैलेंस रखी, पर एक दिन उसे मीट की क्रेविंग हुई, इसीलिए ईश शिकार पर निकल गया। भले ही उसे उस जानवर को मारना बुरा लग रहा था, पर अपनी फैमिली को खिलाने के लिए जो जरूरी था वो कर रहा था। एक किताब की मदद से उसने मीट के टुकड़े करे, लेकिन काम करते हुए उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे आराम लेना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब काम पूरा हुआ तो वो घर लौटा और सोलर पैनल्स लगाने का काम भी खत्म कर दिया। जब जंगल के प्रीडेटर्स खत्म हो गए तो चूहे तेजी से बढ़ने लगे और सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर कब्जा कर लिया। एक रात एम्मा और ईश ने देखा कि चूहे घर के पास तक पहुंच गए, तो वो जल्दी से कचरा हटाने लगे ताकि चूहे घर में न घुस पाए। एम्मा चूहों को गन से रोक रही थी और ईश आग लगाकर कचरा और उस जानवर की लाश को जला रहा था क्योंकि वो स्मेल चूहों को खींच रही थी। लेकिन प्लान फेल होता दिख रहा था और चूहे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने जल्दी से घर का दरवाजा और खिड़कियां टेप से बंद कर दिया। तब ईश को पता चला कि लकी तो बाहर ही रह गया है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है और उसे अंदर खींच के लाता है। उस वक्त दर्जनों चूहे भी घर में घुस गए। फिर ईश पूरी रात उनको मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। सारे चूहों को खत्म करने के बाद ईश ने एम्मा के साथ मिलकर लकी के घाव का इलाज किया और लकी बच गया। अगले कुछ दिनों में सड़कों पर रह गए बिल्लियों ने चूहों को मारकर उनका सफाया कर दिया क्योंकि बिल्लियां जिंदा रहने में कुत्तों से बेहतर साबित हुई। जब डिलीवरी का वक्त आया, एम्मा को ईश का पूरा सहारा मिला और बिना किसी मेडिकल मदद के उन्होंने अपना बच्चा पैदा कर लिया, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। एपोक्लिप्स के 36 साल में ईश शिकार के बाद घर लौट रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी एक जानवर से टकरा गई। जब वो नीचे उतरकर चेक कर रहा था कि जानवर जिंदा है या नहीं, तो एक लड़की दिखी जो जंगल की तरफ भाग गई। ईश उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन लड़की उसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही उस लड़की को समझ आ गया कि ईश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब वो रुक गई।
ईश ने उसे बताया कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं और वो एक और कपल के साथ रह रहा है। उसने कहा कि अगर ईवी के पास कोई रहने की जगह नहीं है तो उनके साथ रह सकती है, पर ईवी ने ग्रुप में शामिल होने के बजाय अकेले जंगल में जाने का सोचा। लेकिन जब ईश गाड़ी तक वापस आया, ईवी ने उसका पीछा किया और ट्रक के पीछे छुप गई। जब ईश घर पहुंचा तो उसने अपनी फैमिली को ईवी से मिलवाया, पर ईवी चुप रही। ईश को लगा कि उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सुबह मॉरिन ने ब्रेकफास्ट ला कर दिया, पर ईवी ने उसे अटैक कर दिया और अपने पास आने नहीं दिया। थोड़ा समय और पेशेंस के साथ मॉरिन ने ईवी का भरोसा जीत ही लिया। जब ईवी शावर ले रही थी, मॉरिन ने सोचा कि देखा जाए कि इसकी बैकपैक में क्या रखा है। चेक करते वक्त उसे एक नोटबुक मिली जिसमें कुछ डरावने स्केचेस बने हुए थे। फिर मॉरिन ने घर में आए नए मेहमान के लिए कमरा तैयार किया। इधर ईश और जॉर्ज शिकार पर गए और उस झोपड़ी तक पहुंच गए जहां कभी ईवी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उन्हें नहीं पता था कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ है, पर वो समझ गए वहां कुछ बहुत बुरा जरूर हुआ है। जब वो घर लौट के आए तो मॉरिन ने बताया कि उसे ईवी की बैकपैक में एक चिट्ठी मिली जिसमें उसे पढ़कर पता चला कि ईवी ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे कोई गहरा सदमा लगा है। उस वक्त फैमिली ने डिसाइड किया कि वो ईवी को अडॉप्ट करेंगे ताकि उसे खुश बचपन जीने का मौका मिल सके। कुछ हफ्तों बाद एमा और ईश का तीसरा बच्चा पैदा हुआ और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1 साल के आसपास जब बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, ईश को किसी की आने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली। एमा और जॉर्ज के साथ मिलकर ईश बाहर गया और उन्होंने मॉली के परिवार को ढूंढ निकाला। मॉली ने बताया कि उसने वो नोट पढ़ा था जो ईश और एमा ने 7 साल पहले दीवार पर लिखा था कि और भी सर्वाइवर्स हैं, इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच गए। उनको खाना खिलाने के बाद मॉरिन और जॉर्ज ने बताया कि आसपास के एरिया में एक घर खाली पड़ा है अगर वो लोग शहर में रुकना चाहे तो। पर ईश को ये आइडिया सही नहीं लगा और उसने एमा को बताया कि उसे लग रहा है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी एमा ने उसे समझाया कि न्यू कमर्स को एक मौका दिया जाना चाहिए। अगले दिन ईश उनके साथ खाना इकट्ठा करने गया। तलाश के दौरान मॉली एक पुराने हॉस्पिटल में घुस गई और वहाँ एक सड़क के कुत्ते से भिड़ गई ताकि कुछ सामान मिल सके। मॉली ने फायर एक्सटिंग्विशर से कुत्ते को भगा दिया और मेडिसिन कैबिनेट खोल के जितनी दवाइयाँ ले सकती थी ले ली। समय के साथ ईश को समझ आने लगा कि उन तीनों अजनबी लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर एक बार एमा का इंस्टिंक्ट सही साबित हुआ। जीन के प्रेग्नेंट होने से फैमिली और बड़ी हो गई और उसे नए दोस्तों का पूरा सहारा मिला बच्चों की देखभाल में। थोड़े दिन बाद मॉरिन भी अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और जॉर्ज पहली बार पिता बनकर खुशी से झूम उठा। कुछ ही समय में तीनों फैमिलीज मिलकर एक छोटी मोटी कम्युनिटी बन गई। हैदर के 13वें बर्थडे पर सबने मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज की। एक दिन तेज तूफान आया और हैदर को समझ आया कि लकी घर में नहीं है। लकी के लिए परेशान होकर ईश तेज बारिश में निकल पड़ा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे लकी की बॉडी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई दिखी। ईश के रोते ही एमा समझ गई कि क्या हुआ है और उसे संभालने पहुंच गई क्योंकि वो जानती थी कि ईश लकी से कितना प्यार करता है। सुबह ईश ने लकी को अपने घर के गार्डन में दफना दिया। जब वो काम कर रहा था तभी उसने देखा कि एक कुकर बच्चों पर अटैक करने आ रहा है। ईश तुरंत उस जानवर के सामने कूद गया और उससे लड़ने लगा। जंगल से बचाकर निकली ईवी ने, जो सालों से चुप थी, पहली बार चीख कर मदद मांगी। जब उसने देखा कि ईश कुकर से लड़ते हुए घायल हो रहा है, ईवी की चीख की वजह से दूसरे सभी लोग समय पर पहुंच गए और मॉली और उसके दोस्त ईश के घाव का इलाज करने लगे। जब ईश को पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तब एमा कुगर को ढूंढने गई और 3 गोलियों में उसका काम तमाम कर दिया। कुछ हफ्तों की रिकवरी के बाद ईश वापस चलने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। कुछ साल बाद हैदर और जीन का सबसे बड़ा बेटा राफे बड़ा हो गया और दोनों ने डिसाइड किया कि सैन फ्रांसिस्को के बाहर की दुनिया देखने के लिए एक सफर पर जाएंगे। पेरेंट्स से अलविदा कहकर दोनों निकल गए और वादा किया कि सर्दी शुरू होने से पहले वापस लौट आएंगे। कुछ हफ्तों बाद परिवार को सूखे की समस्या ने घेर लिया। ईश रिजर्वायर तक गया कि पता तो करे कि पानी का हाल क्या है, पर रास्ते में उसने एक ट्रेलर देखा जो सर्वाइवर से भरा हुआ था। वो जल्दी से घर लौट आया। हमेशा सतर्क रहने की आदत की वजह से ईश को अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर चार्ली उसका पीछा करते हुए उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्ली ने पूछा क्या ईश और उसका परिवार एक रात के लिए उन्हें अपने साथ रख सकता है। इस पर एमा ने उन्हें डिनर का इन्विटेशन दे दिया। बातें करते हुए चार्ली ने बताया कि उसके पास एक ड्रिल है और वो ईश के घर में कुआं खोदने में मदद कर सकता है। अगले 3 दिनों तक चार्ली और उसकी टीम ने मेहनत करके पानी ढूंढने की कोशिश की, जिसके बदले में उन्होंने ईश से फ्यूल इकट्ठा करने की मदद मांगी ताकि उनका ट्राइब कुआं रेडी होते ही जर्नी कंटिन्यू कर सके। पर चार्ली के लोगों का बर्ताव देखकर ईश को शक होने लगा कि वो जमीन कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं और उसने वार्निंग सिग्नल जला दिया। जब उसने एमा को अपनी शक के बारे में बताया तो एमा ने उसे डांटा और कहा कि ईश को दूसरे लोगों
ऊपर भरोसा करना भी सीखना पड़ेगा। और अपने थॉट्स को क्लियर करने के बाद ईश जंगल में अकेला वॉक करने चला गया और रास्ता भटक गया। रात होते होते एमा परेशान होने लगी और उसने तैयारी की कि वो ईश को ढूंढने निकल पड़ेगी। पर जैसे ही वो निकलने वाली थी, ईश घर लौट आया और एमा ने उसे जोर कटा था। लेकिन जब एमा को समझ आया कि ईश अकेला रहना चाहता था अपने दिमाग को शांत करने के लिए, जो कि जरूरी था, तो उसने उसका गुस्सा शांत कर लिया और उसे माफ कर दिया। अब उसे भी लग रहा था कि शायद चार्ली के बारे में ईश सही है। अगली सुबह घर के सभी मर्द कुआं खोदने का काम कंटिन्यू करते रहे और कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पानी ढूंढ निकाला। पर ईश की खुशी तब टूट गई जब उसका शक सच निकला, क्योंकि चार्ली ने खुद उसे बताया कि उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। उसी रात सेलिब्रेशन के बाद चार्ली ने बान में ईवी पर हमला कर दिया और लड़की की चीख सुनते ही ईश तुरंत मदद करने भागा। गुस्से में उसने फैमिली के साथ मिलकर डिसाइड किया कि अब करना क्या है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि चार्ली एक दरिंदा है। जब एमा को सब पता चला तो उसने बिना सोचे समझे ही बोल दिया कि चार्ली को खत्म करना पड़ेगा और सभी ने उसका साथ दिया। हाथ में हथौड़ा लेके ईश चार्ली के ट्रेलर तक गया और उसे वहाँ से निकलने को कहा, लेकिन चार्ली ने मना कर दिया। तभी एमा और फैमिली गन्स लेकर पहुंच गए। फिर चार्ली उन पर हंसने लगा। उसकी इतनी हिम्मत देखकर ईश का खून खौल गया और उसने चार्ली पर हथौड़ा बरसा दिया। उस रात चार्ली को कई बार सिर पर हथौड़ा मारकर खत्म कर दिया गया और उसकी लाश समुद्र में फेंकवा दी गई। सुबह ईश और एमा चार्ली की टीम के पास गए और उन्हें बता दिया कि उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो यहाँ रुक जाओ या सिलास के साथ चले जाओ। सब लोग जानते थे कि चार्ली का कैरेक्टर कितना खराब था, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया और सबने चार्ली के दोस्त सिलास को भी इग्नोर कर दिया। सिलास कम्युनिटी से निकल गया, पर कुछ घंटे बाद वापस आया और गिर गिर कर रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे वापस ले लिया जाए, पर ईश ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि सिलास चार्ली के साथ दे रहा था और जमीन कब्जा करना चाहता था। 3 साल बीत गए और जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तब ईश और एमा का सबसे छोटा बेटा जॉय उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगा जिसने कभी मानव जाति को लगभग खत्म कर दिया था। जल्द ही पैथोजन दूसरे लोगों में भी फैल गया। फिर मॉली ने सबसे मजबूत लोगों की मदद ली कमजोर लोगों का इलाज करने में। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर दुख तो बहुत हुआ, पर ईश को बहुत खुशी भी हुई जब हैदर सुरक्षित घर लौट आई। पर ये बात सुनकर ईश को बहुत बड़ा झटका मिला कि सफर के दौरान राफी की मौत हो गई थी। ये सुन ईश को लगा कि शायद चार्ली को मारकर उसने पाप किया, अब उसे ही सजा मिल रही है। अपने दोस्तों और परिवार के लिए दवा लाने के लिए ईश साइकिल पर सैन फ्रांसिस्को बीच पर पार करके एक पुराने हॉस्पिटल में घुस गया। वहाँ से निकलने के बाद वो चपेल गया, अपने किए पाप के लिए माफी मांगी कि उसकी गलतियों की सजा उसके बच्चों को मिले। इसीलिए उसने प्रे किया कि जॉय की जगह उसे ले लिया जाए। जब जीन को पता चला कि उसका पहला बेटा कभी घर नहीं लौटेगा, उसने पूछा क्या हुआ। हैदर ने बताया कि सफर के दौरान उन्होंने कुछ लाल रंग के तीर के निशान देखे और उन्हें लगा कि वो लोगों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गए हैं। तब उन्होंने लौटने का डिसाइड किया। लौटते हुए वे एक पहाड़ी पर कैंप लगाकर आराम करने लगे। तभी एक चोर आ गया, वो उनका सारा खाना लूटना चाहता था। वो राफे पर अटैक करने लगा। राफे ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पेट में चाकू लग गया था। राफे को घायल देख हैदर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कुल्हाड़ी से चोर को खत्म कर दिया। हैदर ने राफे की चोट संभालने की पूरी कोशिश की, पर राफे का बहुत खून बह चुका था। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई और वो बच नहीं पाया। अगली सुबह कॉरी ने पूछा कि जिसने राफे को मारा वो दिखता कैसा था। हैदर ने बताया कि उसके हाथ पर टैटूज बने हुए थे। तभी ही कॉरी को समझ आ गया कि वो सिलास ही था जिसने उन पे हमला किया, पर वो उनसे ये बात छुपाने का डिसाइड करती है। इधर ईश अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कैंप के सभी लोग जो बीमार हो गए थे वो रिकवर करने लगे, बस जॉय की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। कुछ हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद जॉय ने दम तोड़ दिया और सभी लोगों को दुख में डुबा गया। उसके बाद ईश ने एमा के लिखे नोट को दीवार से मिटा दिया और फिर लाइब्रेरी गया और वहाँ से जॉय की यादों से जुड़े हर एक चीज को तोड़ दी, क्योंकि लाइब्रेरी उसकी फेवरेट जगह थी। लेकिन वक्त के साथ और एमा की सपोर्ट से ईश आगे बढ़ता गया और एक अच्छा भविष्य देखना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में अकेले चलते हुए ईश ने खूबसूरत सनसेट देखा और समझ गया कि जो वो हमेशा से चाहता था वो सच में हो गया है। दुनिया अब हील हो चुकी है। अपने बेटे के गुजरने के 1 साल बाद ईश को जॉय की पुरानी डायरी मिली जिसमें अमेजिंग आइडियाज लिखे हुए थे। कॉलेज ना जाकर भी उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और कई मॉडर्न डिवाइसेस प्रोटोटाइप डिजाइन किए थे जो उसने कभी देखे भी नहीं थे। अपने बेटी की सोच को पढ़कर ईश को समझ आया कि जॉय का सपना था कि वो दूसरे सर्वाइवर से मिले और अपनी इन्वेंशंस उन तक पहुंचाए। अपने बेटे की याद में ईश ने डिसाइड किया कि जॉय की नोट से रेडियो डिवाइस बनाएगा ताकि पता चल सके कि दुनिया में और कोई बचा है या नहीं। अपने दोस्तों की मदद से ईश ने प्रोजेक्ट शुरू किया।
और हर दिन घंटों तक दूसरे कॉलोनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। उसे इतनी मेहनत करता हुआ देख एमा ने उसे खुश करने के लिए डिसाइड किया कि वो एक बेसबॉल मैच प्लान करेंगे। उनके जाने के बाद हैदर ने उन तीरों का जिक्र किया जो उसने और राफे ने सफर के दौरान देखे थे, जिन्हें फॉलो करते हुए महीनों तक भटक गए। हैदर के हिसाब से उन तीरों के साथ कुछ नंबर की सीरीज भी लिखी थी और ये सुनते ही इश्क तुरंत रेडियो की तरफ भागा। उसे यकीन था कि हैदर के याद किए हुए नंबर्स की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो ट्यून ऑन करे तो शायद किसी और सर्वाइवर से कांटेक्ट हो सकता है। और जब दूसरे लोगों को भी इस उम्मीद की खबर मिली तो एमा और कॉलोनी के सब लोग इश्क के रेडियो के पास आ गए और सब खुशी से झूम उठे जब उन्होंने पेनेलोपी की आवाज सुनी। पेनेलोपी ने बताया कि वो पॉइंट लोबो में 77 लोगों के साथ एक कम्युनिटी में रहती है। ये जगह एक स्टेट पार्क हुआ करती थी जो सैन फ्रांसिस्को से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। अगले कुछ हफ्तों में ईश और उसके दोस्तों ने यात्रा की प्लानिंग शुरू कर दी। एपोक्लिप्स शुरू होने के 50 साल बाद, जिसने 90% इंसानियत को खत्म कर दिया था, ईश ने अपना हथौड़ा हैदर के बड़े बेटे जैक को दे दिया और खुद को खुशकिस्मत महसूस किया कि वो अपने पोते पोतियों से मिल पा रहा है।